ठीक है, देखो अभी तो जनरल थ्योरी हो गई हमारी ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स की, जो जनरल थ्योरी थी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज क्या होती है। और अब सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सर्किट सॉल्विंग। उसके लिए भी एक मेथड चाहिए होता है। इस चैप्टर में हम लोग एक अलग सा कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, और वो बेसिकली टॉपिक है जिसको हम वर्ड यूज करेंगे फेजर्स। हालांकि ये चीज हम लोगों ने पहले भी यूज करी गई है, फेजर्स को हम पहले भी यूज कर चुके हैं ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर, उसमें सॉरी ऑसिलेशंस में, कि फेजर्स क्या हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फेजर्स क्या होते हैं, मतलब इनको कैसे डिफाइन करते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, एनी साइन या फिर कोसाइन फंक्शंस जो होते हैं, साइन या कोसाइन की जो फंक्शंस होती हैं, उनको बेसिकली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं साइन या कोसाइन फंक्शंस का बेसिकली आप रिप्रेजेंटेशन करते हो बाय द वेक्टर क्वांटिटी। बट उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स क्या है वो समझना होगा आपको। जैसे आपसे कहा जाए ना कि अगर एक एक्सप्रेशन, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कि अगर आपसे कहा जाए कि x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, तो हम लोग इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सेस प्लॉट करोगे, जो भी आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस टाइप की चीज होती है उसे प्लॉट करो, और उसमें आप क्या करेंगे, जो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब इस साइन या कोसाइन फंक्शंस में जो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू कैपिटल ए, इतनी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाओगे, इतनी मैग्नीट्यूड का वेक्टर, और साइन या कोसाइन के आगे का जो टर्म है, साइन या कोसाइन के आगे जितना टर्म है, इतने एंगल पर प्लॉट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगी, और साइन या कोसाइन के आगे का जो टर्म है, बेसिकली इसको फेज कहा जाता है, ये उस वेक्टर का एंगल होगा। और इन अ कन्वेंशनल अप्रोच आप हमेशा ही इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाओगे। इन अ कन्वेंशनल अप्रोच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस से, जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उससे ओमेगा टी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के एक वेक्टर प्लॉट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ कैपिटल ए हो जाएगी। और इस वेक्टर को आप कह सकते हो कि दिस इज फेजर ऑफ जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी होगी एक्स। और फेजर कहने का मतलब बेसिकली ये वेक्टर रोटेट करेंगे। रोटेट इसलिए करेंगे कि ये एंगल फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये एंगल बढ़ेगा। तो फेजर्स आर बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर्स, ये भी कह सकते हो। फेजर मीन्स अ रोटेटिंग वेक्टर। कन्वेंशनल अप्रोच को फिर से बोल रहा हूं, तो बाय कन्वेंशन आप हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज एंगल दिखाओगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन या कोसाइन के आगे जो भी कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा वो उसका एंगल। उसके अलावा इस वेक्टर के टिप पॉइंट से अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, इसके टिप पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो उसका ये जो कंपोनेंट है बेसिकली, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगी। मतलब दिस कंपोनेंट कैन बी रिटन एज ए साइन ओमेगा टी, विच मीन्स एक्स मान सकते हैं इसको। तो ये जो लोग क्लास 11 से जुड़े हैं उनको आइडिया होगा, बट जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं मैं कि फेजर्स क्या होते हैं। जो क्लास 11 में है वो इसको कई बार यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ईएमएफ, मेरे दो ईएमएफ है मान लो, E1 इज 10 साइन ऑफ ओमेगा टी, और EMF2 -6 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, कुछ ऐसा है मान लो। तो माइनस नहीं, सॉरी, प्लस। तो इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसे दिखा सकते हो, मतलब इनको क्या कर सकते हो,
सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड 10 और ओमेगा टी एंगल पर एक वेक्टर प्लॉट करो, ओमेगा टी एंगल पर मैग्नीट्यूड 10 का, और इसको कह देंगे कि ये फेजर ऑफ E1 है। फिर दूसरा प्लॉट करो मैग्नीट्यूड 6 का और ओमेगा टी प्लस 30 पर, तो इस तरफ प्लॉट कर दीजिए। मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा लेकिन उसका एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल साइड एंड टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मतलब जो स्लोप के लिए एंगल देखते हो वही वाला एंगल चेक कर रहे हैं, ओमेगा टी प्लस 30। तो ये फेजर ऑफ E2 है, E2 का फेजर। इस तरीके से प्लॉट करेंगे। और एग्जांपल देखो, कहीं पर ये कहा जाए कि ईएमएफ की वैल्यू 10 साइन ओमेगा टी है और करंट आई की वैल्यू -6 कॉस ओमेगा टी है। अब इनका फेजर कैसे प्लॉट होगा, इनका फेजर डायग्राम, इसको फेजर डायग्राम भी कह सकते हैं कि इनका फेजर कैसे बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले ईएमएफ वाले के लिए प्लॉट कर लो, मैग्नीट्यूड 10 और ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज जाकर के, ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज, और एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। ये हो गया फेजर ऑफ ईएमएफ। करंट के लिए फेजर कैसे बनाएंगे, फेजर ऑफ इस करंट बनाना होगा आपको -6 कॉस ओमेगा टी। तो फेजर बनाने से पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा, फेजर को ड्रॉ करने से पहले दो बातें ध्यान रखिए। पहले तो इस नेगेटिव साइन को आप एडजस्ट करो, नेगेटिव साइन को इधर एडजस्ट करो आप ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन से, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन से इस माइनस साइन को एडजस्ट करिए और बताइए क्या बनेगा। तो पहले इस करंट को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करो। तो आई की वैल्यू 6, और अब यहां पर क्या लिखेंगे देखो, माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए हम कॉस ओमेगा टी के साथ क्या करते हैं, जो बाहर माइनस साइन अपीयर हो रहा है अगर उसको एडजस्ट करना चाहते हो तो कॉस ओमेगा टी के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें, कॉस ओमेगा टी के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन, या फिर उसके आगे क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये लिख सकते हैं 6 इंटू साइन ऑफ, बताना अगर सही लिख रहे तो आप बीपल रुको बच्चा, ओमेगा टी -π/2, क्या ये चीज इतनी ही आएगी, 6 साइन ओमेगा टी -π/2, क्या ये चीज इतनी आएगी, क्या ये -6 कॉस ओमेगा टी आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लो। ठीक है जी, आएगा ये, हाँ सही है ना ये। तो यही कन्वर्जन करेंगे। अब आप बोलोगे कन्वर्जन ये क्यों करेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सेम एक्सिस पर फेजर डायग्राम बनाते हैं और पहले वाले में अगर साइन फंक्शन है, तो ये भी एक रूल है कि आप सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसको भी साइन के फॉर्म में, ये तो है ही, इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा 6 साइन ओमेगा टी -π/2। अब आप इसका फेजर ड्रॉ करिए। अब इसका फेजर बनेगा कैसे, लेकिन इसका फेजर डायग्राम बनेगा कैसे, तो आपको एक वेक्टर बनाना है, एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल माइनस नहीं आएगा, सही है वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा टी -π/2 चलता हो। देखो कैसे होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ओमेगा टी, हो गया एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा टी, और -π/2 यानी वापस लौटाओ, ओमेगा टी आप एंटी क्लॉकवाइज गए और -π/2, तो जब ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज गए और -π/2 मतलब वहां से फिर π/2 वापस आ जाओ, यहां से वापस π/2 लौटाओ, माइनस का मतलब, और वहां पर जाकर के आप क्या कर देंगे, एक वेक्टर प्लॉट कर दीजिए मैग्नीट्यूड 6 का, और इसको कह सकते हैं कि ये फेजर होगा ऑफ करंट आई। फेजर डायग्राम अगर आपने बना लिया, इसको भी मैं कह रहा हूं मैकेनिक्स के फ्री बॉडी डायग्राम की तरह है ये। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना आ गया तो न्यूमेरिकल करना भी हो गया। फेजर डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाओ, न्यूमेरिकल करना ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। और बताते हैं आपको एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और करके।
इसका बता रहा क्या आएगा, ईएमएफ 10 साइन ओमेगा टी और करंट जो है वो 6 कॉस ओमेगा टी। कैसा फेजर बनेगा इसका बताओ। इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे। तो फेजर डायग्राम बनाने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि दोनों को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ईएमएफ वाला तो ठीक है, ईएमएफ वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 10 और ओमेगा टी, दिस इज फेजर ऑफ ईएमएफ। करंट वाले का फेजर ड्रॉ करना है, तो करंट वाले के फेजर को ड्रॉ करने से पहले इस कॉस वाले को रिप्लेस करो। तो पहले इसको कन्वर्ट करना होगा आपको। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको 6, इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर इसका एक कन्वर्जन और हो सकता है 6 साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये दोनों कन्वर्जन सही है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये दोनों सही है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये दोनों एक्सप्रेशन सही है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकली ये दोनों सही है, लेकिन हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे इसमें से, हम लोग कन्वर्जन करते वक्त कौन सा कन्वेंशन फॉलो करेंगे वो ध्यान दे रहे हैं। तो जब आप कन्वर्जन करेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, हाँ जी अंबर, ओमेगा टी कभी माइनस में नहीं जाना चाहिए आपका। ये भी एक रूल है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ज्यादा मैथ पढ़ लोगे, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, मैथमेटिकली दोनों सही है, मैथमेटिकली इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम लोग जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो हम इनमें से वो वाला कन्वर्जन, हम लोग को वो वाला कन्वर्जन फॉलो करना होगा जहां पर ओमेगा टी पॉजिटिव के साथ चल रहा हो। पॉजिटिव ओमेगा टी वाला कन्वर्जन ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव वाला फॉलो नहीं करते। मतलब इसमें कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स में हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमने अपना एक रूल बना रखा है कि ओमेगा टी हमेशा हमको पॉजिटिव चाहिए। तो अब उसके हिसाब से फेजर बनाओ उसका। तो ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2, तो ऑलरेडी हम ओमेगा टी एंगल पर तो हैं, और प्लस पाई बाई 2, और इससे प्लस पाई बाई 2 और कर देंगे। तो प्लस पाई बाई 2 और कर दिया इससे, और इधर की तरफ एक वेक्टर आ जाएगा ऑफ मैग्नीट्यूड 6, और इसको कह दो करंट का फेजर, फेजर ऑफ करंट आई। इतना कर दीजिए इसको, ये कहलाते हैं हमारे फेजर डायग्राम्स। तो ये रूल्स थे, ठीक है, ये रूल्स हैं, आप इन रूल्स को फॉलो करो और इसके अकॉर्डिंगली फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए। चलिए जी सर्किट्स पे, अब देखो सर्किट्स इसमें कई सारे हैं। सर्किट्स कौन कौन से हैं, देखिए एक सर्किट है जिसमें कहा जाएगा ओनली रेजिस्टेंस, सिर्फ आर है। दूसरा सर्किट होगा जहां पर ओनली कैपेसिटर है। तीसरा सर्किट है जहां पर ओनली इंडक्टेंस है, और उसके बाद इनके कम्बिनेशन है। तो कम्बिनेशन में पहला कम्बिनेशन आपको आरसी का आएगा, दूसरा कम्बिनेशन एलसी का, और तीसरा कम्बिनेशन एलआर का। उसके बाद ट्रिपल कम्बिनेशन आएंगे एलसी आर का, और इसमें भी दो तरीके से होंगे, ये कम्बिनेशन या तो सीरीज में लगे होंगे या फिर पैरेलल में। तो धीरे धीरे ये डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो पहले आप लोग सिंगल वाला लर्न करोगे, उसके बाद कम्बिनेशन वाले। सबसे पहले आओ ओनली रेजिस्टेंस, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई इंडक्टेंस नहीं है, और ये एक सिंबल है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी मिल जाए, अपना अपना कन्वेंशन है। हम लोग साइन में कर रहे हैं, हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल करो और आपको यहाँ पर कॉस ओमेगा टी मिल जाए, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे कोई। चलिए जी, करंट कितना फ्लो होगा ये बताओ आप। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द करंट इन रेजिस्टेंस। सीधा सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज करंट इन द रेजिस्टेंस। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज करंट अगर निकालना है और सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली ओम्स लॉ फॉलो करो, और ओम्स लॉ फॉलो करके यहाँ पर डायरेक्ट करंट निकाला जा सकता है।
current I in this circuit will be applied voltage divided by the resistance E naught by R into sine of ओमेगा टी, डायरेक्टली ओम्स लॉ से फॉलो हो जाएगा वैल्यू ऑफ करंट। और क्लियर है, ई नॉट बाई आर इस सर्किट का मैक्सिमम करंट कह सकते हो, मैक्सिमम करंट हुआ। दो तीन चीजें और पूछी जाती हैं इसमें, ग्राफ और फेजर डायग्राम। तो ग्राफ के फॉर्म में जाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ईएमएफ का ग्राफ बेसिकली बनाएंगे तो वो साइन फंक्शंस के हिसाब से बना लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू उसकी ई नॉट और लोएस्ट वैल्यू माइनस ई नॉट। और करंट का ग्राफ अगर हम सेम एक्सिस पर प्लॉट करेंगे तो वो ई नॉट डिवाइडेड बाय आर उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो हाईएस्ट वैल्यू ई नॉट बाई आर दिखाएंगे, लोवेस्ट वैल्यू उसकी माइनस ई नॉट बाई आर दिखाएंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ई नॉट बाई आर ई नॉट के ऊपर चला जाए, वो डिपेंड करता है आर लेस देन 1 है या फिर आर मोर देन 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। तो ये ऊपर वाला ग्राफ करंट का और ये ग्राफ ईएमएफ का। फेजर बनाना चाहेंगे तो फेजर आप ऐसे दिखा दो। फेजर में क्या करोगे, सबसे पहले एक वेक्टर ये प्लॉट कर देते हैं ईएमएफ वाले के लिए, तो उसका ई नॉट का और ओमेगा टी एंगल पर है, तो यहां से ओमेगा टी एंगल पर और ई नॉट एक वेक्टर बनाओ, ये ईएमएफ का फेजर है, फेजर ऑफ ईएमएफ। और वहीं पर एक और वेक्टर बनाना होगा करंट के लिए, बट उस वो भी साइन ओमेगा टी है, दैट मीन्स वो सेम एंगल पर है, तो उसी एंगल पर एक और वेक्टर बनाओ, सेम एंगल पर एक और वेक्टर, ठीक है, उतने ही एंगल पर एक और वेक्टर, बट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट डिवाइडेड बाय आर है। तो एक करंट का फेजर है और एक ईएमएफ का फेजर है, दोनों सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं। और इस बिहाफ पर हम लोग ये कहते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसमें ऐसा कोई नया लॉ नहीं है, पुराना ओम्स लॉ है, डायरेक्टली हो जाएगा। ओम्स लॉ फॉलो करो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जितना वोल्टेज दिया जाए वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करिए, डायरेक्टली करंट आ जाएगा। सिर्फ कैपेसिटेंस है, अगर ओनली कैपेसिटेंस, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस लगाओ, लेकिन वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो इसमें क्या करेंगे ना, लेट अगर Q इसका हम मान लेते हैं कि Q जो है वो किसी मोमेंट पर चार्ज है, यानी कि इंस्टेंटेनियस चार्ज मान ले अगर Q को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते हो कि Q डिवाइडेड बाय C वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा। और जब सिर्फ कैपेसिटर ही है और कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पर, तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो Q नॉट बाई सी इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ से Q निकाल लो और Q को डिफरेंशिएट करके सर्किट में करंट फाइंड आउट करें। तो Q नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू बन जाएगी, एंड उसको डिफरेंशिएट करो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के लिए, और सॉल्व कर लो यहाँ से I की वैल्यू क्या बनती है, करंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करके। तो वो बन जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इंटू सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, वैल्यू ऑफ करंट। ऑब्वियसली ई नॉट ओमेगा से इस सर्किट का मैक्सिमम करंट है। और एज यूजुअल दो चीजें हमेशा पूछी जाएंगी, एक ग्राफ पूछा जाएगा और एक फेजर डायग्राम, ये हर हर एक सर्किट में आपको ड्रॉ करना है। तो ईएमएफ का ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऑफ ईएमएफ वो साइन फंक्शन के हिसाब से प्लॉट हो गया। जैसे ईएमएफ ग्राफ, और करंट का ग्राफ कॉस फंक्शन के हिसाब से प्लॉट होगा, विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट इज ओमेगा सी इंटू ई नॉट एंड द लोवेस्ट वैल्यू माइनस ओमेगा सी ई नॉट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू दिखाओ और उसके बाद उसमें कोसाइन फंक्शन कॉस के फंक्शन का ग्राफ ले ले।
ये आपका करंट का ग्राफ हो गया। ये ज्यादा बेटर प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। और फेजर डायग्राम बनाना चाहोगे, अगर फेजर डायग्राम चाहते हैं तो ईएमएफ वाले के लिए, ईएमएफ तो साइन ओमेगा टी है, तो उसका फेजर डायग्राम फिर से वैसे बनाओ। ओमेगा टी एंगल पर ई नॉट मैग्नीट्यूड का, ये वोल्टेज का फेजर हो गया। करंट का फेजर डायग्राम, तो करंट का फेजर डायग्राम के लिए पहले इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। इस कॉस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करेगा। अब तुम लोग बताओ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करके कन्वर्ट करेंगे या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करके? मतलब इस यहाँ पर कॉस की जगह पहले साइन का फंक्शन लाना पड़ेगा, कॉस की जगह साइन। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि ओमेगा टी पॉजिटिव रहे, ओमेगा टी के आगे माइनस साइन नहीं आना चाहिए, ओमेगा टी के आगे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा टी के आगे अगर पॉजिटिव साइन को ही रखना है तो यहाँ कॉस की जगह पहले आपको साइन करना पड़ेगा, कॉस की जगह साइन करोगे, देखिए मतलब ये हो जाएगा। ये इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब ओमेगा टी से पाई बाय टू और आगे जाना है, ओमेगा टी एंगल से प्लस पाई बाय टू और करना है आपको। तो प्लस पाई बाय टू करके इधर की तरफ एक वेक्टर बनेगा 90 डिग्री एंगल पर, इससे प्लस पाई बाय टू और करना है आपको, और ये बन जाएगा हमारा ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट। इसको बोलोगे फेजर ऑफ करंट। ये करंट फेजर है, ये वोल्टेज का फेजर यानी ईएमएफ का फेजर, और उनके बीच पाई बाय टू एंगल है। तो हम लोग ये कहेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस आ रहा है। अब फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट। और इनफैक्ट जब फेज डिफरेंस कहेंगे ना तो एक वर्ड यूज करते हैं, लीडिंग और लैगिंग। ये बताना पड़ता है लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है। तो लीडिंग लैगिंग इस तरीके से देखा जाता है। देखिए, जब आप एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन में हैं, एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन में, तो जिस वेक्टर का एंगल ज्यादा है, मतलब अगर आप हॉरिजेंटल लाइन से देखेंगे ना, जो रेफरेंस लाइन है आपकी, जो रेफरेंस लाइन है, यहां से ईएमएफ वाले वेक्टर का कम एंगल बन रहा और यहां से करंट वाले वेक्टर का ज्यादा एंगल बन रहा है। तो जो वेक्टर आपको ज्यादा एंगल पर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा लीड कर रहा है, और दूसरी वाली चीज हमारे लिए लैग कर रही है, लीडिंग और लैगिंग। यानी यहां पर यह भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। जिसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब समझो, खाली लिखने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईएमएफ का जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, ईएमएफ का जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन में 90 डिग्री ऐड करने के बाद करंट की एक्सप्रेशन आएगी। ईएमएफ की एक्सप्रेशन है साइन ओमेगा टी की, तो हम लोग ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये जो आप प्लस पाई बाई टू कर रहे हो यहाँ पर ओमेगा टी के साथ प्लस पाई बाई टू, इसी को, इसी चीज को इन वर्ड्स यहाँ पर लिखा गया है, एडिंग प्लस पाई बाई टू, उसी को वर्ड्स में लिखा जा रहा है कि करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। और ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम करंट का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम करंट इज ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इंटू सी। जबकि रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट कितना आया था? रेजिस्टेंस वाले सर्किट का मैक्सिमम करंट है ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अगर सिर्फ कैपेसिटर लगाते हो आप, रेजिस्टेंस की जगह सिर्फ कैपेसिटर, इन प्लेस ऑफ रेजिस्टर अगर आपके पास सिर्फ कैपेसिटर है, तो जो मैक्सिमम करंट है वो ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इंटू सी के बराबर है। तो इसको अगर हम रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करें, इस मैक्सिमम करंट को और रेजिस्टेंस की मैक्सिमम करंट को आपस में कंपेयर करो कि कैपेसिटर की मैक्सिमम करंट ई नॉट ओमेगा सी है और रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम करंट ई नॉट बाई आर है। इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल आर के इक्विवेलेंट यहां पर क्या चीज आएगी? कंपेयरिंग द मैक्सिमम करंट ऑफ कैपेसिटर
टू द मैक्सिमम करंट ऑफ रजिस्टर, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट क्या बनेगा? व्हाट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर नाउ? ठीक है, तो आप सब लोग कंपेयर कर रहे हो, इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर इज 1 अपॉन ओमेगा सी। सो 1 अपॉन ओमेगा सी को हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग द मैक्सिमम करंट्स। कंपेयरिंग द मैक्सिमम करंट 1 by omega c has the same effect similar to the capital R और resistance R। और इस 1 by omega c को भी हम एक नया नाम दे रहे हैं, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यू वर्ड के साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको ऐसा कहा जा सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप ये कह सकते हो, रेजिस्टेंस offered by this capacitor to the alternating circuit, resistance offered by the capacitor to the alternating circuit। रेजिस्टेंस बाय कैपेसिटर टू सर्किट, इसकी थ्योरी पर भी आएंगे, अभी टाइम कम है इसलिए नहीं आ रहे, बट नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी पार्ट पर भी जाएंगे कि कैपेसिटर रेजिस्ट क्यों करेगा। मतलब ये तो मैथमेटिकल हो गया सब कुछ, बट थ्योरी भी होनी चाहिए ना कि कैपेसिटर क्यों रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर किस चीज को रेजिस्ट कर रहा है कैपेसिटर। यहाँ पर कैपेसिटर को मतलब रेजिस्ट करने के लिए होना चाहिए, क्या चीज रेजिस्ट कर रहा, क्या वो करंट को रेजिस्ट कर रहा है या फिर वो वोल्टेज को रेजिस्ट कर रहा है, किस चीज को वो रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अभी आपको मैं ये समझा सकता हूँ, नहीं सूरज, अभी आपको एक चीज समझा सकता हूँ, जब आप डीसी सर्किट्स लेते थे, डीसी बैटरी वाले सर्किट्स को याद करिए, बैटरी वाले सर्किट्स को। बैटरी वाले सर्किट में ये कहा जाता था कि कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है, एक बार कैपेसिटर का चार्ज फुल हो गया, फाइनल हो गया, तो उसके बाद वो करंट को ब्लॉक कर देता है। यानी कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक चार्ज स्टोर करता है, और जब उतना चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है तो फर्दर वो करंट को रिसीव नहीं करता। मतलब एक मैक्सिमम चार्ज आने के बाद कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करता है। ये हम लोग डीसी सर्किट्स में पढ़ चुके हैं। तो कैपेसिटर का फंडामेंटल नेचर है टू अपोज एनी चेंज ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। डिटेल में बाद में बात करेंगे इसमें। सो रेजिस्टेंस इज अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन चार्ज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन चार्ज कह सकते हैं। डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट अभी एक सर्किट और बचा है, वो कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी से, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थर्ड एंड लास्ट सर्किट जो है वो ओनली इंडक्टर वाला ले लीजिए। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है तो ओनली इंडक्टर विद द ऑल्टरनेटिंग सर्किट। तो सेम प्रोसेस है, जब सिर्फ इंडक्टर है तो ये वोल्टेज इंडक्टर के पास चला गया, यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू, इंडक्टर का वोल्टेज फॉर्मूला याद करो, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है। इंडक्टर का अगर हम वोल्टेज फॉर्मूला रिकॉल करें कि इंडक्टर्स के केसेस में वोल्टेज फॉर्मूला क्या बनता है, तो हाँ, एल इंटू डी आई ओवर डी टी। वोल्टेज फॉर्मूला फॉर इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी। ले जाओ डी टी को इस तरफ ले जाओ, इंटीग्रेट करो और आई सॉल्व करो कितना बनता है। डी टी को इस तरफ ले जाओ, इंटीग्रेट करो और सॉल्व करो कि आई की क्या वैल्यू बनती है। मैं तो सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं, बट आप करिएगा इसको। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, मेरा आंसर इतना आएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू एल कॉस ओमेगा टी विथ अ नेगेटिव साइन माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। और क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कांस्टेंट भी आएगा। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी साथ में। लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर है।
वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मैथमेटिकल कोई तरीका नहीं है इसको लाने का। और आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है ये टाइम एक्सिस के अबाउट, टाइम एक्सिस के अबाउट एक सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। टाइम एक्सिस अगर यहां पर है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइम एक्सिस के जितना ऊपर जाएगा टाइम एक्सिस के उतना ही नीचे भी आएगा। ये अ सिमेट्रिकल ग्राफ रिलेटिव टू द टाइम एक्सिस, जितना ऊपर है उतना नीचे भी जा रहा है, ऐसे प्लस माइनस, मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू टाइम एक्सिस से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स कि ईएमएफ सिमेट्रिक ग्राफ है, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस। और यही आर्ग्यूमेंट फॉलो कर रहे हैं कि अगर सर्किट में ईएमएफ सिमेट्रिकल है तो उससे आने वाला करंट भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। सो करंट मस्ट बी सिमेट्रिकल करंट। और सिमेट्रिक करंट कब आएगी आपको सोच के देखो, अगर आप यहां पर कोई कांस्टेंट ऐड कर दोगे, बिना कांस्टेंट का ग्राफ ले, अगर देखिए बिना कांस्टेंट का ग्राफ लोगे तो ग्राफ समझ में आता है। टाइम एक्सेस के अबाउट अगर हम करंट का ग्राफ ले विदाउट यूजिंग कांस्टेंट वैल्यू तो वो माइनस में कॉस का ग्राफ आएगा, और नेगेटिव कॉस का ग्राफ विदाउट कांस्टेंट वैल्यू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल यहां पर और प्लस ई नॉट बाई ओमेगा एल वहां पर। आप सबको आइडिया होगा कि अगर हम कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ये ग्राफ वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर जाएगा, और अगर ये ग्राफ वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर गया तो टाइम एक्सिस के ऊपर और टाइम एक्सिस के नीचे अनसिमेट्रिकल ग्राफ बन जाएंगे हमारे लिए। सो एक सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट लगाते हैं, और आर्ग्यूमेंट सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, जिसके बिहाफ पर यह कहा जाता है कि कांस्टेंट सी हैज टू बी जीरो, और कोई लॉजिक नहीं है इसके जीरो प्रूफ करने का, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ तो सिमेट्रिकल वोल्टेज से अनसिमेट्रिकल करंट आएगी, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा कि वोल्टेज सिमेट्रिकल चल रहा बट करंट अनसिमेट्रिकल चल रही है। एंड फाइनली फेजर डायग्राम पे जब जाओगे तो फेजर डायग्राम में ईएमएफ तो फिक्स्ड है ई नॉट ओमेगा टी के एंगल पर, और ये करंट, इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने आप करिएगा, ये माइनस साइन है और ये कॉस है, माइनस और कॉस। सचिन एक मिनट बच्चे, क्लास के बाद पूछ लेना, आराम से कॉल पे पूछ लेना। माइनस और कॉस, तो पहले इसको कन्वर्ट करिए, कांस्टेंट को तो हम जीरो मान लेंगे, इसको टेम्परली आप जीरो मान लो, माइनस और कॉस, तो इसको रिप्लेस करिए ई नॉट बाई ओमेगा एल। ध्यान रखना है जब आप कन्वर्जन करेंगे तो ओमेगा टी प्लस में रहना चाहिए, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आएगा, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ओमेगा टी से माइनस पाई बाई टू जाने का मतलब ओमेगा टी अगर ये है तो उससे माइनस पाई बाई टू का मतलब अपोजिट जाना होगा, ओमेगा टी से माइनस पाई बाई टू, और ये हमारे लिए करंट, फेजर ऑफ करंट, यानी कि ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। तो इसमें लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है, क्या बोलोगे, कौन सी चीज लीड कर रही है और कौन सी चीज लैग कर रही है? यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग अगर बोलना हो तो ईएमएफ, ठीक है दीपल, लीड कर रहा और करंट लैग कर रहा है ना, ये एक्सपेक्टेड भी था। इंडक्टर का फंडामेंटल नेचर है करंट को डिले करने का, फंडामेंटल नेचर ऑफ इंडक्टर इज टू डिले द करंट, और जब करंट को डिले कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पीछे रह जाएगी, वोल्टेज आगे निकल जाएगा और करंट पीछे रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंडक्टर के न्यूमेरिकल्स में करंट हमेशा ही लैग करना चाहिए, अ नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट। नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर पूछा रहा है कि व्हाई करंट इज लैगिंग इन द इंडक्टर, आंसर इट इज अ फंडामेंटल नेचर ऑफ इंडक्टर टू डिले द करंट इन सर्किट। डीसी में भी यही कहा गया था और एसी में भी आपसे यही कह रहा हूं, फंडामेंटल नेचर। एंड फाइनली comparing the maximum current in inductor with the maximum current in a resistance, comparing maximum current in the resistance with maximum current in the inductor. so comparing अगर आप maximum currents का compare करते हो
तो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट यहाँ पर जो पैरामीटर बन रहा है, इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस जो पैरामीटर बन रहा है वो बन रहा है ओमेगा इंटू एल, कंपेयरिंग द मैक्सिमम करेंट्स। और ओमेगा इंटू एल को एक नया नाम दे दो यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो ये 1/ओमेगा c है, इसके लिए कैपिटल एक्स एंड बॉटम पर सी सिंबल है, एक्स सी इसका सिंबल है, एक्स सी, और इसके लिए सिंबल है एक्स एल, सिंबल्स हैं। ये रिएक्टेंस हैं, दैट मीन्स कि रिएक्ट करेंगे, ये लोग रिएक्ट करेंगे किसी चीज के अगेंस्ट में, मतलब ये रिएक्शंस हैं इनके, रिएक्शंस अगेंस्ट व्हाट? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रिएक्शन अगेंस्ट चेंज इन करंट। फिर से बोल रहा हूं, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रिएक्शन अगेंस्ट चेंज इन करंट, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रिएक्टेंस और रिएक्शन अगेंस्ट चेंज इन चार्ज। चार्ज के चेंज होने का रिएक्शन जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, करंट के चेंज होने का रिएक्शन इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो कि सिमिलर टू रेजिस्टेंस है, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हो उसको, सिमिलर टू द रेजिस्टेंस। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम देगा हो गया, बाकी कॉम्बिनेशन वाले सर्किट सब नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।